हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं मनीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। चलिए बच्चे, आज हम लोग 12th क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जो कि आप सभी लोगों को ज़रूरी है अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप न्यूमेरिकल करते टाइम पर उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो देखते हैं बच्चे, आज है क्या हमारे पास important points to be remember। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होती है। क्या चीज बच्चे? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम देखते हैं होती क्या है। पहले मतलब समझते हैं फैक्टर इनकम का। बच्चे, ऐसी कोई भी इनकम जो आपको रिसीव होती है किसी ना किसी काम के बदले, ऐसा कोई काम जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बूस्ट हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इनकम जो आपको रिसीव होती है किसी ना किसी काम करने के बदले, यानी कि आप लोगों ने कुछ काम किया उसके बदले आपको इनकम रिसीव हुई है, उस इनकम को हम लोग बोलेंगे फैक्टर इनकम। और ये जो फैक्टर इनकम होती है बच्चे, इसको हम लोग अपने नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन की। इट रेफर्स टू द इनकम received by factors of production for rendering their factor services in the process of प्रोडक्शन। देखिए, आप लोगों को मालूम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते थे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब को बोलते थे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। तो इन सब का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं बच्चे? प्रोडक्शन करते हैं। जब प्रोडक्शन करेंगे, इनका यूज़ कर रहे तो बदले में इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। वही पेमेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होगी, उसी इनकम को या उसी पेमेंट को हम लोग बोलेंगे इनकम फॉर द फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर इनकम। ठीक है, अब फैक्टर इनकम जो होती है वो बच्चे नेशनल इनकम के अंदर काउंट होती है या इंक्लूड करी जाती है। नेशनल इनकम के अंदर इसको करते हैं हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको मालूम है क्या क्या थे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को क्या मिलता था बच्चे? रेंट मिलता था। लेबर को वेजेस मिलते थे। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता था। एंड जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको बच्चे मिलता था प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इनको बोलते हैं हम लोग फैक्टर इनकम। ठीक है, अब ये जो फैक्टर इनकम होती है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये इंक्लूड करी जाती है नेशनल इनकम के अंदर। इट इंक्लूड्स इन नेशनल इनकम। सेकंड हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम जो हम लोगों को बिना किसी प्रोडक्शन के बदले मिलती है, यानी कि हम लोग बदले में या रिटर्न में कोई भी काम नहीं कर रहे। विदाउट प्रोवाइडिंग सर्विसेज हम लोगों को ये इनकम रिसीव होती है। ये इनकम कैसे मिल सकती है हमें? जैसे आपको मालूम है स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। आप लोगों ने कुछ प्रोडक्शन करा नहीं किया, लेकिन स्कॉलरशिप मिल रही है। ओल्ड एज पेंशन हो गई, विडो पेंशन हो गई। ठीक है, या फिर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, ग्रांट्स दे दिए, या आपको गिफ्ट मिल गया, ये सारी आपके लिए कौन सी हैं?
ट्रांसफर इनकम है, तो हम लोग कह सकते हैं इट रेफर्स टू द इनकम received without rendering any productive service in return। तो ऐसी इनकम जो आपको मिली है कैसे, बिना कोई भी प्रोडक्शन करे हुए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर इनकम। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चे इसके? ओल्ड एज पेंशन हो गई, ठीक है, विडो पेंशन हो गई, और आप कह सकते हो कि स्कॉलरशिप हो गई, आप कह सकते हो ग्रांट्स रिसीव हो गए, एटसेट्रा। तो ये सारी जो इनकम है आपको बिना किसी काम के बदले मिली है, और इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बात आती है कि इंक्लूड करने की, तो हम लोग बोलेंगे इट डज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। तो बच्चे जो ट्रांसफर इनकम होगी उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, और फैक्टर इनकम को हम लोग इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बच्चे इन्वेस्टमेंट। तो इसको मैं रफ करता हूँ, और अपना अगला टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट होती क्या है? ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपकी कैपिटल फॉर्म हो, या कैपिटल स्टॉक के अंदर क्या होगा, वृद्धि होगी, स्टॉक जो कैपिटल स्टॉक वो इंक्रीज होगा। कैसे हो सकता है? आप लोगों ने बिल्डिंग्स बना दी हैं, ठीक है, किसी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इट रेफर्स to the addition in capital stock of an economy. It also known as कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चे, अगर किसी भी तरीके से किसी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट आता है, उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। अब इन्वेस्टमेंट बच्चे मेनली दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन से दो टाइप जरा देखते हैं। एक होती है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, gross investment, it refers to addition in capital stock before
डेप्रिसिएशन, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर से डेप्रिसिएशन को हटाया नहीं गया, डेप्रिसिएशन अभी इसमें से माइनस नहीं हुआ है। तो अगर ग्रोस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास, तो हम लोग कह सकते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड हम लोग बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की। इट इज एडिशन टू कैपिटल स्टॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन। यानी कि अब हम लोग इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, तो क्या आएगा हमारे पास, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। फॉर्मूला देखते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, अगर ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं अगर हम लोग डेप्रिसिएशन, तो आएगी नेट इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट निकलती कैसे है। सपोज मेरे पास ना बच्चे दो गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां हैं, और दोनों गाड़ी को मैं कहता हूँ उनका मिला के वैल्यू है 50 लाख रुपए। कितना वैल्यू है, 50 लाख रुपए। ये दोनों गाड़ियां मैंने लास्ट ईयर परचेज करी थी। इस साल मैंने एक और गाड़ी खरीद ली, वो गाड़ी है 4 से 30 लाख रुपए की। कितने रुपए की, 30 लाख रुपए की। पहले कितनी गाड़ियां थी, दो गाड़ियां थी पहले मेरे पास बच्चे। अभी कितनी है, 3 गाड़ियां। पहले मेरी इन्वेस्टमेंट थी 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट था पहले। अभी मैंने एक न्यू कार ले ली जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 80 लाख रुपीज है। 50 लाख पिछले साल वाला एंड 30 लाख इस साल वाला। अगर मैं उसके अंदर से डेप्रिसिएशन नहीं हटा रहा हूं मैंने, यानी कि तीनों जो कार है मेरे पास, उनकी वैल्यू को देखा तो वो बनी है बच्चे ग्रोस इन्वेस्टमेंट। कौन सी बनी है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब आप खुद सोचो, जो मैंने गाड़ी लास्ट ईयर ली थी 25-25 लाख रुपए की 4 से, क्या इस साल भी उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए रहेगी? नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू कम हुई होगी। वैल्यू कम हुई है किस कारण, वो गाड़ी सड़क पर चली है, ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ घिसावट आई है जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो पिछली गाड़ी की वैल्यू उस साल 50 लाख थी, क्या इस साल ही 50 लाख होगी? नहीं, इस साल 50 लाख नहीं होगी। तो मैं उसमें से अगर डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करता हूँ किसमें से बच्चे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से, तो मेरे पास आता है नेट इन्वेस्टमेंट। क्या आता है बच्चे, मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक बच्चे हम लोग देखेंगे ये डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं उनको डेप्रिसिएशन अच्छे से मालूम होगा। एक बार डेप्रिसिएशन को देखते हैं होता क्या है, और जिन बच्चों को नहीं मालूम उनको डेप्रिसिएशन का मतलब इस टॉपिक के साथ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन आप लोग कभी नहीं भूलोगे इसके बाद कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और कैसे लगता है। चलिए, फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है बच्चे डेप्रिसिएशन। क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू द fall in value of fixed asset due to ये ई लिखा है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर
कोमा पासेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। कोई भी फिक्स असेट है, ठीक है, कोई भी असेट है यानी कि फिक्स असेट है, उसकी वैल्यू के अंदर गिरावट आ रही है, फॉल हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। किन कारणों से हो सकती है? मेन 3 कारण होते हैं उसके लिए, नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों के मतलब होते क्या है। नॉर्मल वियर एंड टियर। बच्चे नॉर्मल वियर एंड टियर क्या होता है? अगर आप कोई भी चीज़ लेकर आते हो, कोई मशीन है, ठीक है, उसको आप लोग लगातार टाइम के साथ यूज़ करते रहते हो तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती है। कैसे कम होती है? एक एग्जांपल देखना। मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, जब मैंने वो बाइक नई नई ली थी, ठीक है, वो एवरेज देती थी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैं 1 लीटर तेल भरवाता तो उसके अंदर पेट्रोल 1 लीटर भरवाया और उसके अंदर वो एवरेज देती थी 50 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती थी। क्या वो 5 साल बाद अभी भी उतना चल रही होगी? नहीं, उसकी वैल्यू यानी कि जो वैल्यू है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि वो लगातार गाड़ी यूज में आ रही है, उसकी एवरेज कम हो रही है, फिर दूसरे रीजन के कारण उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो उसको बोलेंगे नॉर्मल वियर एंड टियर। क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल वियर एंड टियर। इसको कह सकते हैं हम लोग ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूजेज ऑफ असेट, यानी कि कोई भी असेट है उसको लगातार यूज कर रहे हैं, उस कारण से उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, उसको बोलेंगे नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकंड है हमारे पास पासेज ऑफ टाइम। सेकंड है बच्चे मेरे पास पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है किसी भी असेट की वैल्यू बच्चे क्या होती है? कम होती है। कैसे कम होती है जरा देखना। 4 से मैंने एक बाइक ली, ठीक है, उस बाइक को मैं घर पे ले आया और 1 साल बाद उसको बेचना चाह रहा हूँ, सेल करना चाहता हूँ। मैंने जब ली थी वो बाइक थी मेरी 1 लाख रुपीज़ की। क्या आज भी 1 लाख रुपए की जाएगी? नहीं जाएगी। किसी ने पूछा कि भैया कितने की दोगे? मैंने कहा भैया मैं नई लेके आया था, 1 लाख की ली थी, आप भी मेरे से 1 लाख की ले लो। बिल्कुल अभी नई रखी हुई है, इसकी मैंने पॉलीथीन वगैरह कुछ भी नहीं हटाई है, इसके जो टायर्स हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे टाइम बीतता है उस गाड़ी के ऊपर नेचुरल इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हवा का, रेन का या पॉल्यूशन का। इस कारण से कलर के अंदर या किसी अदर कारण से उसकी वैल्यू भी डेप्रिसिएट होगी। क्या होगी? वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। अब हम लोग कह सकते हैं कैसे होगी? ड्यू टू रेन, विंड एटसेट्रा। बेशक से वो बाइक मैंने अपने यूज में नहीं लेके आया था, ऐसी की ऐसी खड़ी है, मुश्किल से 1 या 2 बार निकली है, ठीक है, 1 या 2 बार चली है वो बाइक मेरी अभी भी, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू मार्केट में जो मैंने ली थी उससे कम पे जा रही है। वो किस कारण है? पासेज ऑफ टाइम के कारण। यानी उसे कलर के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर जरूर थोड़ा बहुत फर्क आया होगा, उसी कारण से उसकी वैल्यू कम हो रही है। और अब हम लोग देखते हैं थर्ड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये होता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपको मालूम है इंडिया में, दिल्ली में और इंडिया के बाकी स्टेट के अंदर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है जो पॉल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े सिटीज़ हैं या बड़े कंट्रीज़ हैं उन सब में सबसे पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का या दिल्ली एनसीआर का आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा कुछ टाइम पहले दिल्ली के अंदर मोस्टली जो ध्यान दिया जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे दिया जा रहा है। मोस्टली जो कंपनीज हैं, कार कंपनीज हैं या बाइक स्कूटी कंपनीज हैं, वो वापस किस पे आ रही हैं? वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, ठीक है।
अब से पहले कैसी गाड़ियाँ थी भैया, पेट्रोल या डीजल पे चलती थी, ठीक है। और अभी जो आने वाली वो गाड़ियाँ वो कैसी हैं, वो चल रही हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी इलेक्ट्रिसिटी चलेंगी। तो गाड़ी की जो वैल्यू है, पेट्रोल या डीजल वाली जो गाड़ी थी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकली चेंज आ चुके हैं, अब गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हैं। ऐसे ही आप लोग और कह सकते हो, टेलीफोन्स पहले लैंडलाइन थे, ठीक है, फिर मोबाइल फ़ोन्स आए, और मोबाइल फ़ोन्स कौन से थे बच्चे, वो अपने बटन वाले। अभी क्या टच फ़ोन आ चुके हैं। लगातार टेक्निकली चेंज आते जा रहे हैं, और जो पुरानी चीज़ें थी उनकी वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। किसी टाइम पे लैंडलाइन रखना अपने पास स्टेटस सिंबल हुआ करता था, उसके बाद मोबाइल फ़ोन अपना क्या वो स्टेटस सिंबल हुआ। लेकिन जब से मार्केट के अंदर ओप्पो, वीवो या दूसरी कंपनीज आई हैं, तब से ये जो टच फोन्स हैं उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो रही है। रीज़न क्या है, कंपटीशन बढ़ने लगा था मार्केट के अंदर, और जो पुराने फ़ोन थे उनकी तो वैल्यू रही ही नहीं, ठीक है ना, वो मार्केट में सेल भी नहीं होते ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये 3 मेन कारण होते हैं किसी भी वैल्यू का या कोई भी एसेट की जो वैल्यू होती है फॉल होती है। वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। आई होप आपको ये कुछ मेन पॉइंट जो थे अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। चलिए, अब हम लोगों ने काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो मेन थ्योरी है नेशनल इनकम के बच्चे वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे बेसिक फार्मूले, किस तरीके से हम लोगों को न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने हैं, और कैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, और किस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फार्मूलोज के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलिए बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।